Question 1. William Langland's Piers the Plowman is an example of a dash poem. A. Old English, B. Middle English, C. Early Modern English, D. Late Modern English. अब पियर्स द प्लोमैन की अगर बात करूँ तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम है ऑफ मिडल इंग्लिश. ठीक है, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, मिडल इंग्लिश. आइए देखते हैं क्वेश्चन 2. मिराबेल एंड मिलामेंट आर कैरेक्टर्स फ्रॉम. ए द वे ऑफ द वर्ल्ड ही यहाँ पर करेक्ट आंसर है. अब ज़रूर से याद रखना, द वे ऑफ द वर्ल्ड एक कॉमेडी है बाय विलियम कॉन्ग्रीव जो प्रोड्यूस्ड हुई थी इन ईयर 1700. कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स इस वर्क से है मिराबेल, मिलामेंट, लेडी विशफोर्ड और मिसेस मारवुड, फिर मिसेस फेनॉल. ये सारे कैरेक्टर्स है ऑफ द वे ऑफ द वर्ल्ड. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, द वे ऑफ द वर्ल्ड. आइए देखते हैं क्वेश्चन 3. रीड द लाइन्स एंड आइडेंटिफाई द प्ले. व्हाट इज अ मैन इफ हिज चीफ गुड एंड मार्केट ऑफ हिज टाइम बी बट टू स्लीप एंड फेड अ बीस्ट नो मोर. ए. हैमलेट, बी. मैकबेथ, सी. ओथेलो, डी. किंग लियर. अब ये जो लाइन्स है वो पूछी गई है फ्रॉम दी शेक्सपियरियन वर्क हैमलेट. ये लाइन्स हैमलेट की सॉलिलॉक की है जहाँ पर एक्ट 4 सीन 4 में ये लाइन्स बोली गई है. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, हैमलेट. आइए देखते हैं क्वेश्चन 4. एल्फ्रेड डूलिटल इज अ कैरेक्टर फ्रॉम जे.बी. शॉस. ए. पिग्मेलियन, बी. द डॉक्टर्स डिलेमा, सी. मैन एंड सुपरमैन, डी. कैंडिडा. यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पिग्मेलियन. अब पिग्मेलियन है वो एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्ले है ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. ये फर्स्ट परफॉर्म हुआ था इन ईयर 1913 इन वियना और ये पब्लिश हुआ था इन लंदन में 1916 में. अब यहाँ पर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स पता होने चाहिए फ्रॉम द वर्क पिग्मेलियन. ठीक है, सबसे पहले है हेनरी हिगिंस. सेकेंड कैरेक्टर है एलिजा डूलिटल. अब एलिजा डूलिटल के फादर ही है एल्फ्रेड डूलिटल. फोर्थ कैरेक्टर है कॉलोनियल पिकरिंग. अब आपको पता होना चाहिए ही इज़ द ऑथर ऑफ स्पोकन संस्कृत. इनकी बहुत अच्छी कमांड है इन द लैंग्वेज ऑफ संस्कृत. सो हो सकता है आने वाले नेट या सेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए कॉलोनियल पिकरिंग इज ए कैरेक्टर फ्रॉम विच वर्क ऑफ जे.बी. शॉ. तो अगेन पिग्मेलियन, या तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से कैरेक्टर की बहुत अच्छी कमांड है इन दी लैंग्वेज ऑफ संस्कृत. सो अगेन इट इज़ कॉलोनियल पिकरिंग. उसके बाद कैरेक्टर है मिसेस हिगिंस, फिर फ्रेडी एंड लास्ट कैरेक्टर, सेवेंथ कैरेक्टर है मिसेस पियर्स. ठीक है, ये है 7 कैरेक्टर्स जो आपको पिग्मेलियन से पता होने चाहिए. आइए देखते हैं क्वेश्चन 5. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ T.S. Eliot uses speeches of the chorus of the women of Canterbury. A. The Rock, B. The Family Reunion, C. The Sacred Wood, D. Murder in the Cathedral. अब यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मर्डर इन द कैथेड्रल. अब आपको पता होना चाहिए कि मर्डर इन द कैथेड्रल एक वर्स ड्रामा है बाय T.S. Eliot. इसे लिखा गया था फॉर परफॉर्मेंस एट द कैंटरबरी फेस्टिवल जून 1935 और सेम ईयर में ये पब्लिश भी हुआ था. अब ये जो ड्रामा है वो स्टार्ट होता है और एंड होता है बाय कोरस ऑफ वुमेन ऑफ कैंटरबरी. सो ये बात ज़रूर से याद रखना कि अ कोरस ऑफ ट्रांस वुमेन ओपन होता है एंड क्लोज करता है ये ड्रामा. सो ये वन ऑफ द बेस्ट और ड्रामा है वो ड्रामा बाय T.S. Eliot. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मर्डर इन द कैथेड्रल. आइए देखते हैं क्वेश्चन 6. इन ड्राइडेंस, एब्सलम एंड एचिटोफेल द बिब्लिकल किंग डेविड रिप्रेजेंट्स. A. Charles II of England, B. Charles I of England,
सी जेम्स ऑफ इंग्लैंड, डी हेनरी फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चार्ल्स ऑफ इंग्लैंड, चार्ल्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब एब्सलम एंड अचीटोफेल एक एलेगोरिकल पोएम है बाय ड्राइडन जो पब्लिश हुई थी इन ईयर 1681। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि किंग डेविड जो है वो रिप्रेजेंट करता है चार्ल्स द सेकेंड ऑफ इंग्लैंड, एब्सलम रिप्रेजेंट करता है ड्यूक ऑफ मॉनमोथ और एचीटोफेल रिप्रेजेंट करता है अर्ल ऑफ शेफिसबरी। सो ये तीन कैरेक्टर्स किसको रिप्रेजेंट करे हैं ये आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए अबाउट एब्सलम एंड एचीटोफेल इज़ दैट कि सेकेंड पार्ट भी इसका आया था जो लिखा गया था बाय नाहम टेट। वैसे तो ये नाहम टेट के द्वारा मेजरली लिखा गया है पर इसमें से 200 लाइंस ड्राइडन ने भी लिखी है। यहाँ पर दूसरी बात आप ज़रूर से याद रखना कि 1682 में इसका सेकेंड पार्ट आया था जो मेनली लिखा गया है बाय नाहम टेट। हवेवर 200 लाइंस ऐसी थी जो जॉन ड्राइडन ने लिखी हुई है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 7। पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स गैदर एट डैश टू गो द श्राइन ऑफ डैश। ए टैबट इन थॉमस ए बेकेट, बी दूसरे तो ऑप्शंस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं लग रही है क्योंकि यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए टैबट इन थॉमस ए बेकेट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब कैंटरबरी एक इम्पॉर्टेंट मास्टरपीस है जो लिखा गया है बाय जॉफरी चॉसर। ज़रूर से इसको डिटेल में पढ़िएगा। क्वेश्चन 8 डिस्कस करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इलियड्स द वेस्टलैंड। अब आपको पता होना चाहिए द वेस्टलैंड पोएम है बाय टी.एस. एलियट जो फर्स्ट पब्लिश हुई थी इन ईयर 1922 और ये पब्लिश हुई थी इन क्राइटेरियन में। अभी इसके 5 सेक्शंस हैं। फर्स्ट द बरियल ऑफ डेड, सेकेंड अ गेम ऑफ चेस, third the fire sermon, fourth death by water and fifth what the thunder said। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखो ए द गेम ऑफ चेस करेक्ट है, द फायर सर्मन भी करेक्ट है, सी डेथ बाय फायर नहीं बल्कि डेथ बाय वाटर है। ठीक है, तो सी यहाँ पर हो जाता है नॉट अ पार्ट ऑफ इलियड्स द वेस्टलैंड। डी द बरियल ऑफ द डेड भी सही है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी डेथ बाय फायर के बदले होना चाहिए था डेथ बाय वाटर। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 9 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स कैन बेस्ट बी एसोसिएटेड विथ इंट्रोडक्शन ऑफ टर्म्स फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर्स। A. Anatomy of criticism, B. Aspects of the novel, C. The rhetoric of fiction, D. Character and the novel। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर है एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल जो लिखा गया है बाय E.M. फॉस्टर। अब आपको पता होना चाहिए कि E.M. फॉस्टर के इस वर्क में एक इम्पॉर्टेंट कमेंट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो कमेंट है येस ओ डियर येस द नॉवल टेल्स अ स्टोरी। ये इम्पॉर्टेंट लाइन्स आती है एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल और ये वन ऑफ द वर्क है जो इंट्रोड्यूस किया फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर्स के बारे में। आइए देखते हैं क्वेश्चन 10। हेनरी फील्डिंग्स टॉम जोन्स वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। अब 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ये नॉवल है बाय हेनरी फील्डिंग और ये पब्लिश हुई थी इन ईयर 1749। यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। अब सैमुअल कोलरिज के अकॉर्डिंग उनको लगता था 3 बेस्ट प्लॉट्स इन लिटरेचर है 3 वर्क्स में। फर्स्ट है एडिपस रेक्स, सेकेंड है हेनरी फील्डिंग की टॉम जोन्स और थर्ड है बेन जॉनसन की द एल्केमिस्ट। ज़रूर से याद रखना कि सैमुअल कोलरिज के अकॉर्डिंग 3 बेस्ट प्लॉट्स हैं इन लिटरेचर। फर्स्ट एडिपस रेक्स, सेकेंड हेनरी फील्डिंग्स टॉम जोन्स और थर्ड बेन जॉनसन की द एल्केमिस्ट।
सो यस, हेनरी फील्डिंग की जो टॉम जोन्स है वो पब्लिश हुई थी इन ईयर 1749। आइए देखते हैं क्वेश्चन 11, विच ऑफ जेन ऑस्टिन्स वर्क satirizes Gothic novel by contrasting day-to-day life with the imagined horrors of Anne Radcliffe? A. Sense and Sensibility, B. Pride and Prejudice, C. Northanger Abbey, D. Castle Rackrent। अभी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नॉर्थ एंगर एबे। अब आपको पता होना चाहिए ये नॉर्थ एंगर एबे जो नावल है बाय जेन ऑस्टिन, इसका मेन पर्पस ही ये नावल का ये था कि ये रेडिक्यूल करे पॉपुलर टेल्स ऑफ रोमांस, ठीक है, स्पेशली मिसेस एंड रेड क्लिफ की मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो, इसको इसके बारे में रेडिक्यूल करे। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा नॉर्थ एंगर एबे। अब यहाँ पर क्वेश्चन 12 है, आइडेंटिफाई द ट्रैजिक ड्रामा फ्रॉम द फॉलोइंग। ए द वे ऑफ द वर्ल्ड, बी द कंट्री वाइफ, सी द ब्यूइक स्ट्रैटेजियम, डी ऑल फॉर लव। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल फॉर लव। अब इसका सबटाइटल याद रखना, इसका सबटाइटल है सबटाइटल है द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। अब ये ट्रेजेडी है जो लिखी गई है बाय जॉन ड्राइडन, ये पब्लिश हुई थी इन ईयर 1678। बाद में ये भी याद रखना कि ऑल फॉर लव लिखी गई है इन ब्लैंक वर्स, ये इमिटेशन है ऑफ शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। ये वन ऑफ द बेस्ट नोन प्ले है बाय जॉन ड्राइडन। अब यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। सो द वे ऑफ द वर्ल्ड एक कॉमेडी है बाय विलियम कॉन्ग्रीव। देन वी हैव द कंट्री वाइफ, अगेन ये भी कॉमेडी है बाय विलियम विचर्ले। एंड देन वी हैव ब्यूइक स्ट्रैटेजियम, ये है कॉमेडी बाय जॉर्ज फैकवार। सो ये तीन तो कॉमेडी है, सो बचा ऑल फॉर लव जो एक ट्रैजिक ड्रामा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स गिव्स एन अनयूजुअल पर्सपेक्टिव ऑन द नेपोलियनिक वॉर एंड क्रिटिसाइजेस हाई सोसाइटी। ए. पेंडेनिस, बी. द हिस्ट्री ऑफ हेनरी ऑस्मोंड, सी. वैनिटी फेयर, डी. द वर्जीनियंस। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, वैनिटी फेयर। अब वैनिटी फेयर एक नॉवल है बाय विलियम मेकपीस थैकरे। अभी यहाँ पर ये नॉवल के अंदर दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात की गई है। एक है बेकी शार्प, या जिनका नाम रेबिका भी है, और दूसरी है एमिलिया सेडले। सो ये दोनों की कहानी है ये। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, वैनिटी फेयर, जो एक पर्सपेक्टिव देती है ऑन द नेपोलियनिक वॉर एंड क्रिटिसाइजेस हाई सोसाइटी। आइए देखते हैं क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स हैज़ नॉट बिन रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। ए. मिसेस डैलोवे, डेफिनेटली एक वन ऑफ द मेजर नॉवेल है जो लिखी गई है बाय वर्जीनिया वुल्फ, ये पब्लिश हुई थी इन ईयर 1925। देन वी हैव टू द लाइट हाउस, अगेन ये भी नॉवेल लिखी गई है बाय वर्जीनिया वुल्फ और ये पब्लिश हुई थी इन ईयर 1927। देन वी हैव द वेव्स, अगेन ये भी पब्लिश हुई थी इन ईयर 1931, ठीक है, ये भी वर्जीनिया वुल्फ ने लिखी है। एंड डी, द वेल बिलावेड। अब ये वेल बिलावेड ये वर्क लिखा गया है बाय थॉमस हार्डी एंड नॉट बाय वर्जीनिया वुल्फ। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, द वेल बिलावेड। अब मैंने बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया था अबाउट यूनिवर्सिटी विट्स। अब यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर, वो वीडियो के अंदर मैंने डिटेल्ड में यूनिवर्सिटी विट्स की बात की थी और उनके वर्क्स की बात की थी। सो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बना होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो वो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा,
ठीक है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर इन केस आपने नहीं देखा है वो वीडियो। सो यहाँ पर फर्स्ट यूनिवर्सिटी विट है जॉर्ज पील। अब इसका करेक्ट आंसर है दी ओल्ड वाइफ्स टेल, इन्होंने लिखी है। देन थॉमस किड ने लिखी है दी स्पेनिश ट्रेजेडी। देन वी हैव थॉमस नैश, इन्होंने लिखी है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। देन वी हैव क्रिस्टोफर मार्लो, इन्होंने लिखी है द ज्यू ऑफ माल्टा। सो 1 जॉर्ज पील, इसका करेक्ट आंसर होगा डी दी ओल्ड वाइफ्स टेल। सेकेंड थॉमस किड, इसका करेक्ट आंसर होगा द स्पेनिश ट्रेजेडी। थर्ड थॉमस नैश, इसका करेक्ट आंसर होगा बी दी अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। फोर्थ क्रिस्टोफर मार्लो, इसका करेक्ट आंसर होगा सी द ज्यू ऑफ माल्टा। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो राजस्थान सेट में पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर से एक वीडियो बनाऊंगी जहाँ पर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।